वंदे मातरम खबर उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इस अमृत महोत्सव में स्वतंत्रता दिवस से पहले भारतीय जनता पार्टी हर घर तिरंगा कार्यक्रम कर रही है। इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से उत्तराखंड में 25 लाख परिवारों में तिरंगा लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे और जिसके लिए प्रदेश स्तर पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है और जिनकी तरफ से जिला स्तरीय और मंडल स्तरीय कमेटियों का गठन भी किया गया है। साथ ही साथ सुयाल ने बताया है कि 26 जुलाई से 31 जुलाई तक सभी जिलों पर तिरंगा फहरा पहुंचाया जाएगा और 8 अगस्त तक सभी मंडल स्तर तक तिरंगा पहुंचाने का काम किया जाएगा और उसके बाद हमारे कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर तिरंगा लगाएंगे और आम लोगों को तिरंगे के महत्व के बारे में जानकारी देने का काम भी करेंगे। इस दौरान कई बड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। तो हर घर तिरंगा कार्यक्रम किया जाएगा और देश भर में इस कार्यक्रम को मनाए जाने की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। हर घर तिरंगा लहराने के लिए हर घर तक तिरंगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचाएंगे। देशभक्ति की भावना जागृत करने की कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी की। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य के अंदर आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर लगभग 25 लाख घरों में तिरंगा लहराने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रदेश के महामंत्री श्री कुलदीप कुमार जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर भी इस कमेटियों का गठन किया गया है। 26 जुलाई से और 31 जुलाई तक सभी जिला स्तरों पर तिरंगा उपलब्ध करा दिए जाएंगे। 8 अगस्त तक सभी बूथों पर तिरंगे उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू ने कार्यभार संभाल लिया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने राष्ट्रपति को शुभकामना देते हुए कहा है कि अब राष्ट्रपति जी किसी पार्टी की कैंडिडेट नहीं हैं, बल्कि देश की राष्ट्रपति हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। धरना प्रदर्शन को शुभकामनाएं हैं क्योंकि अब वो राष्ट्रपति हैं, किसी के कैंडिडेट नहीं हैं और राष्ट्र का राष्ट्रपति सबके लिए सम्मानित होता है। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगर कोई अलोकतांत्रिक निर्णय सरकार केंद्र सरकार लेगी उसको रोकने की वो कोशिश करेंगे, जो उनका धर्म भी है और कर्तव्य भी है। और वही उत्तराखंड से कांग्रेस के किस विधायक ने क्रॉस वोटिंग की, इसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम इस बात की जांच तो नहीं कर सकते, लेकिन आखिर किसने क्रॉस वोटिंग की ये जरूर है और जिसने भी किया है उसे खुद ही सामने आकर बताना चाहिए। इसको खुलकर आप नहीं कह सकते। ये तो कोई चोरी कर सकता है। बगावत तब मानी जाती जब वो प्रेस करता और कहता है मैं कांग्रेस के कैंडिडेट के विरोध में वोट डालूंगा। तो ये बगावत नहीं है, ये पीठ पे छुरा भौंकना है। और विधायकों को हैंडल करने का काम सीएलपी का होता है, हमारे अपोजिशन लीडर का है। वो उन सब से बात कर रहे हैं और कार्यकर्ता उत्साहित है। आप देखिए लगातार हमारे जितने धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, यहाँ तक कि जो ब्लॉक लेवल पर हो रहे हैं, उनमें अच्छी खासी भीड़ आ रही है और जो हमारे कार्यकर्ता है वो दोबारा से रिजनवेट हो रहे हैं, दोबारा से पूरी ताकत उनके अंदर आ रही है और कहीं दिक्कत नहीं है। ये इसको खुलकर आप नहीं कह सकते। ये तो कोई चोरी कर सकता। और प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को शीघ्र उप जिला अस्पताल की सौगात मिलने जा रही है। उसके लिए सरकार ने 306.28 लाख की धनराशि स्वीकृत कर दी है और इसके निर्माण कार्य की शुरुआत अगस्त महीने में कर दी जाएगी। उप जिला अस्पताल बनने से क्षेत्र की एक बड़ी आबादी को गैरसैंण में ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो जाएगी। इसी क्रम में आगामी अगस्त महीने में सिमली में राजकीय महिला बेस अस्पताल का भी लोकार्पण किया जाएगा, जिससे क्षेत्रवासियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी राहत मिलेगी। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया है कि सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करना राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। अपने 3 दिवसीय गढ़वाल भ्रमण के दौरान गैरसैंण पहुंचने पर उन्होंने बताया कि जल्द ही गैरसैंण में उप जिला अस्पताल खोला जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने
यानी कि 306.28 लाख की धनराशि स्वीकृत कर दी है, जिसमें से 120 लाख रुपए अस्पताल के निर्माण कार्यों के लिए जारी कर दिए गए हैं। और देखिए, साल 2021 में यूकेएसएसएससी की कराई गई परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक का आरोप कई संस्थाओं ने लगाया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर कड़ा फैसला लेते हुए 2021 में कराई गई परीक्षा की एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं और 2 दिन के अंदर ही एसआईटी ने इस जांच को पूरा भी कर लिया है। इसके बाद इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लाखों रुपए बरामद हुए हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि एसआईटी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अभी भी हम कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ 6 लोगों का काम नहीं है, इसमें कई बड़े लोग शामिल हैं और उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। क्या आरोपी पकड़े गए हैं, हम उससे संतुष्ट अभी नहीं है। ये पहली गिरफ्तारियां हैं। हम चाहते हैं, क्योंकि छोटा कर्मचारी बिना किसी संरक्षण के ये नहीं करता। वो कौन बड़े अधिकारी और वो कौन नेता हैं जिनका संरक्षण इनको प्राप्त था, जब तक ये बात बाहर नहीं आएगी तब तक हम इस जांच को पूरा नहीं मानेंगे। और वही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार पर खनन के छोटे ठेकेदारों की अनदेखी का आरोप लगाया है। करण माहरा ने कहा है कि आज सरकार लगातार छोटे ठेकेदारों की कमर तोड़ रही है। सरकार की तरफ से वो रॉयल्टी लगातार बढ़ती जा रही है, जो चुगान के लिए ठेकेदारों को देनी पड़ती है। करण माहरा ने कहा कि पिछले कुछ सालों में ही इसे 2 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया गया है। पहला विषय है जो उत्तराखंड के छोटे ठेकेदार हैं, उनकी कमर तोड़ने की कोशिश सरकार कर रही है और बीजेपी की सरकार लगातार जो रॉयल्टी पड़ती है उसको बढ़ा रही है। 2007 में इन्होंने 37 रुपये पड़ने वाली रॉयल्टी को 84 रुपये किया और 2017 में जैसे ही बीजेपी की सरकार दोबारा बनी, इन्होंने उस रॉयल्टी को रेते में 197 और पत्थर में उसको 194 रुपये कर दिया। और खनन का जो अवैध कारोबार चल रहा है, उससे रेवेन्यू का जो लॉस हो रहा है उसको ठेकेदारों से वसूलने की तैयारी चल रही है। और राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने और इसके विकास में अपनाई जा रही आधुनिक तकनीकों का अध्ययन करने के लिए उत्तराखंड से 10 सदस्यीय टीम कृषि मंत्री गणेश जोशी के नेतृत्व में यूरोपीय देशों का दौरा करेगी। ये टीम 25 जुलाई से 3 अगस्त तक जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड का भ्रमण कर वहां अपनाई जा रही तकनीकों के फायदे जानेगी, ताकि उत्तराखंड की जैविक खेती को समृद्ध किया जा सके। इस टीम में राज्य के 7 विधायकों के साथ अधिकारी भी रहेंगे। ये दल प्रदेश में होने वाले मोटे अनाजों जैसे कि मडवा, झिंगौरा, चौलाई इत्यादि के निर्यात की संभावनाएं भी तलाशेगी। इस दौरान जर्मनी में जैविक कृषि की अंतर्राष्ट्रीय संस्था आईफोम ऑर्गेनिक्स इंटरनेशनल एवं उत्तराखंड सरकार के मध्य एक समझौता भी होगा, जो उत्तराखंड में जैविक कृषि आंदोलन के विकास को और आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करेगा। और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के साथ एक विवाद खत्म होते ही दूसरा विवाद शुरू हो जाता है। इस बार मंत्री के विभाग की एक चिट्ठी वायरल होने से बवाल हो गया था, जिसमें मंत्री के उत्तर प्रदेश स्थित बरेली आवास में धार्मिक अनुष्ठान के लिए विभागीय पत्र जारी किया गया था, जिसमें सभी अधिकारियों को आमंत्रण दिया गया था। आज पूरे मामले पर रेखा आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मेरी ओर से लेटर के जरिए से किसी को बाध्य नहीं किया गया है और अपनी स्वेच्छा से वो धार्मिक अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं। यही मेरा लेटर के जरिए सबको बताना था। देखिए, उस परिप्रेक्ष्य में वैसे तो आप लोगों ने बहुत कुछ इसमें आप लिख चुके हैं, बता चुके हैं, बोल चुके हैं। मैंने उसमें साफ जो मेरा बयान था वो भी मैं दे चुकी हूँ, तो दोबारा इस विषय को लेकर आना मुझे नहीं लगता कहीं पे भी औचित्यपूर्ण है। और मैं एक भाषा जिसको बहुत लोगों ने कोट किया, उसमें सिर्फ इतना कहना चाहूँगी जो आपने अभी पूछा नहीं मुझसे, लेकिन अपनी ओर से मैं बताना चाहूँगी। उस भाषा का
कहने का मेरा तात्पर्य यही था कि ज़बरदस्ती की पराकाष्ठा की परिभाषा है वो जो मैंने आपसे कहा। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सावन के दूसरे सोमवार पर तीर्थ नगरी ऋषिकेश के शिवालयों में भक्तों का भारी हुजूम उमड़ गया है। सुबह 4 बजे से ही शिवालयों में भक्तों की लाइन लगी हुई है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने फूलों की वर्षा कर कांवड़ियों का स्वागत किया, जिससे तीर्थ नगरी भगवामय हो गई। दरअसल कई किलोमीटर लंबी लाइन लगाकर श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा की, उनको फलों का वितरण भी किया और वहीं इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से जगह जगह श्रद्धालुओं को कड़ी चावल, पूरी सब्जी, खाने पीने का सामान भी वितरित किया जा रहा है ताकि यात्रा को सुगम बनाया जा सके और यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। देखिए 2 साल बाद कांवड़ यात्रा प्रारंभ हुई। मैं चूँकि आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार है, आप देखिए कितनी प्रचंड यात्रा इस समय चल रही है। हर कांवड़िया मैं मान के चलता हूँ एक साधक है, एक वो तपस्वी है जो अपने स्थान से चल के और ऋषिकेश हरिद्वार आता है, यहाँ स्नान करता है, गंगा जल लेके फिर अपने अपने गंतव्य स्थल यानी शिवालय में जाके उस पर पैदल जाके और नाक के बल जाके और वो अपना शिवालय में जलाभिषेक करता है। ऐसे तपस्वियों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। आज हम सारे कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के साथ उनका सम्मान किया, पुष्प वर्षा की है। और सावन के दूसरे सोमवार पर नीलकंठ महादेव मंदिर में भारी संख्या में कांवड़ यात्री नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और गंगा में स्नान करने के बाद कांवड़ियों ने गंगा से जल भरकर नीलकंठ महादेव मंदिर की यात्रा शुरू की। इस दौरान जब कांवड़ यात्रियों से बात की गई तो बातचीत के दौरान कांवड़ ले जाने वाले यात्रियों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। 2 साल बाद कांवड़ यात्रा शुरू हुई है, लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। कई श्रद्धालु जमीन पर लेटते हुए नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों से लेकर लोग नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आठ किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अब हम ये नीलकंठ महादेव के बीच रास्ते में हैं और यहाँ पर ये जो तंबू लगा रखा है, कुछ श्रद्धालु यहाँ बैठे हुए हैं, थकावट उतार रहे हैं। मालूम करते हैं क्या कहना है। सर आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? हम दर्शन दिल्ली से आए सर। दर्शन कैसे हुए? दर्शन अभी करने जा रहे हैं। जा रहे हैं। भारी क्राउड है, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। 3 साल बाद यात्रा खुली है, कैसा लग रहा है, क्या कहना है? कैसा लग रहा है सर? एक तो पहली बात ये है यहाँ पर आने से बहुत अच्छा लग रहा है और दूसरी बात ये है यहाँ कोई पानी की सुविधा नहीं है, पानी की बोतल लेनी पड़ रही है बेर। महंगाई बहुत है यहाँ पर। कितनी महंगाई बताइए पहलवा जी? बहुत महंगाई, डबल, दिल्ली से डबल महंगाई है। क्या मांगना चाहते हैं भगवान शिव से? भगवान से क्या मांगना, भगवान ने तो सब कुछ दे रखा है, पर हाथ पैर सलामत रहे हमारे, यही बहुत है। जैसे अब दोबारा जो है सुनने में आ रहा है कोरोना फिर फैल रहा है, क्या कहना चाहते हैं ऐसे में आप? कोरोना तो फैल रहा है सर, मगर यही है ऊपर सरकार ने टीका लगाने की सुविधा दे रखी है लोगों को। वैसे पहले तो काफ़ी फर्क है टीके से लगाने से। जी, टीका लगाने में काफ़ी फर्क है पहले से, क्योंकि हमें तो बुजुर्गों में 3 टीके लग गए हैं। हमें तो दिल्ली में सुनने में आ रहा है बहुत कोरोना फैल रहा है लगातार। बकवास करते हैं लोग, तो कुछ नहीं है दिल्ली में, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप नीलकंठ महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं, क्या कहना है, कैसा ही लग रहा है, व्यवस्था कैसी है, कहाँ से आए हैं और क्या मांगना चाहते हैं भगवान से? दिल्ली से आए हैं, भोले बाबा का आशीर्वाद चाहते हैं, बस सब कुछ मंगल रहे। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जो है रूट भी बदला जा रहा है। जैसे कि पता सुनने में आ रहा है कि भारी मात्रा में जगह जगह जाम लग रहा है, इसको लेकर के कई रूट डाइवर्ट भी किए गए हैं और पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन पूरा जो है मुस्तैद है कि ये यात्रा पूरी तरह से सफल हो सके। कैमरा पर्सन के साथ नीरज गोयल, नेटवर्क 10 ऋषि। और वहीं सोनप्रयाग से 1947 तीर्थयात्रियों का पहला दल केदारनाथ के लिए रवाना हो चुका है। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को केदारनाथ धाम में शिव भक्तों का तांता लगा रहा। जय भोले के जयकारों और वेद ऋचाओं से केदारपुरी गुंजायमान हो गई। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को ब्रह्म बेला से लेकर 10 बजे तक 5,952 तीर्थयात्रियों ने भगवान केदारनाथ का जलाभिषेक किया।
आपको बता दें कि केदारपुरी में धूप खिलने से मौसम तो ठीक हो गया, लेकिन रविवार को 6,201 पुरुषों, 2,199 महिलाएं, 142 नौनिहालों समेत 8,542 तीर्थयात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। अभी तक 9,29,765 तीर्थयात्री भगवान केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। और वहीं उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी जुगल किशोर पंत ने गूलर भोज जलाशय में जल क्रीड़ा प्रशिक्षण शिविर का निरीक्षण किया है और साथ ही साथ डीएम ने वोटिंग भी की। इसी दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि आने वाले अगस्त महीने में जिले में राष्ट्रीय लेवल पर खेल प्रतियोगिता की जाएगी और उसके प्रशिक्षण गूलर भोज में किए जा रहे हैं। इसमें से अच्छे से खिलाड़ी जो राष्ट्रीय लेवल में खेलेंगे वो प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और जो हमारे उत्तराखंड से विभिन्न जनपदों से लगभग 28 खिलाड़ियों ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया, जिसमें 21 लड़के और 7 लड़कियां शामिल हैं जो रुड़की, हरिद्वार, देहरादून और विभिन्न जनपद से खिलाड़ी यहां पर पहुंच रहे हैं और पिछले कई दिन से यहां पर परीक्षण कर रहे हैं। आज जिलाधिकारी ने खुद यहां पहुंचकर सभी खिलाड़ियों का परिचय लिया और जो भी मूलभूत सुविधा है उसको देने के लिए कहा है कि इस क्षेत्र से अच्छे खिलाड़ी निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर हमारे उत्तराखंड से प्रतिनिधित्व करेंगे। यहाँ पे एक कैंप चल रहा है हमारा स्पोर्ट्स का और अगस्त में नेशनल चैंपियनशिप यहाँ पे होने वाली है। तो एक टीम का और जो बच्चे हैं उनका मोटिवेशन करने के लिए और जो नेशनल इवेंट है उसकी तैयारियों को देखते हुए इंस्पेक्शन किया गया है और जो चीज़ें इवेंट के लिए करनी है उसका हम प्लान करेंगे कि टाइमली कंप्लीट हो जाए और एक अच्छा सक्सेसफुल इवेंट यहाँ पे हो। ये प्रदेश के लिए बौर जलाशय गुलर भोज के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है कि प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है इस क्षेत्र को पर्यटन के हिसाब से इसको बढ़ाने के लिए और उसमें एक बहुत बड़ा योगदान खेलों का हो सकता है जो वाटर स्पोर्ट्स है। इसके पहले भी 3 राष्ट्रीय चैंपियनशिप उसके स्तर की जो है टूर्नामेंट यहाँ कराए जा चुके हैं ओलंपिक की तरफ से और इस बार देश का सबसे बड़ा टूर्नामेंट जो नेशनल कैनो स्प्रिंट है मेन विमेन का सीनियर का वो यहाँ हो रहा है और सबसे बड़ी उपलब्धि ये होने जा रही है कि जहां आपके बौर जलाशय में ये चैंपियनशिप हो रही है यहीं पे राष्ट्रीय खेलों का चयन भी होना है। यहाँ पर देखिए अभी वर्तमान में ये प्रशिक्षण चल रहा है जिसमें विभिन्न टीमें भाग लेती हैं और ये 3 तारीख तक चलेगा। इसके बाद में अगस्त के 4th वीक में 22 तारीख से यहाँ पर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन होना है और उसके लिए हम लोग पूरा प्लान कर रहे हैं और उसमें हम बाहर की टीमें भी आएंगी और उनको हम जो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे उसके लिए हमारी तैयारियां शुरू हो गई हैं और तैयारियां चल रही हैं। और देखिए उत्तराखंड में भू कानून की मांग तेज हो रही है। उत्तराखंड के लोगों ने हिमाचल प्रदेश की तरह अपने राज्य में भी भू कानून लागू करने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश में राज्य का अपना भू कानून है। इसी के तर्ज पर उत्तराखंड वासियों की मांग है कि उनके राज्य में भी इस तरह का एक भू कानून हो। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्य से आया कोई भी व्यक्ति जमीन नहीं ले सकता है, इसी तर्ज पर उत्तराखंड में भी भू कानून की मांग उठ रही है। हमारे गढ़वाल सभा के उपस्थित और देखिए कोरोना वायरस के बाद अब मंकी पॉक्स ने भी देश में दस्तक दे दी है। हालांकि अभी तक इस बीमारी से सिर्फ 3 मरीज केरल से सामने आए हैं, जिसको लेकर देश के अन्य राज्यों में भी अलर्ट जारी किया गया। आपको बता दें कि एक दिल्ली में भी केस सामने आ चुका है। इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बरतनी शुरू कर दी है। अब इसके संबंध में बैटर जनित रोग के स्टेट नोडल ऑफिसर डॉक्टर पंकज सिंह ने जानकारी दी है और बताया है कि इस बीमारी का फैलाव बहुत कम है और इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बीमारी संक्रमित व्यक्ति के ज़्यादा नज़दीक संबंध होने पर ही फैलती है और इसलिए बचाव के लिए संक्रमित व्यक्ति से दूरियां बनाएं। आपको बता दें कि सावधानी के तौर पर विभाग के द्वारा सर्विलांस टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। देखिए मंकी पॉक्स जो बीमारी है बेसिकली वेस्टर्न अफ्रीका की बीमारी है, सेंट्रल अफ्रीका की बीमारी है। ये बीमारी वहीं पर सीमित रहती है, लेकिन पिछले कुछ माहों से देखा गया है कि कई और कंट्रीज़ में फैली है और इंडिया में भी केरल में इसके 2 केस रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये कोविड की तरह नहीं फैलता है, इसके फैलने की गति बहुत कम है।
जब कोई व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति के बहुत ही नज़दीकी संपर्क में रहता है, तभी इस बीमारी के फैलने की संभावना होती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमने ऑलरेडी यहाँ से एडवाइजरी भी जारी कराई है कि कोई व्यक्ति अगर संक्रमण वाले देश से विजिट किया हो या फिर किसी संक्रमित व्यक्ति के करीब रहा हो और उसके शरीर पर चकत्ते मिलते हो तो अपने आप को जरूर रिपोर्ट करें। बहरहाल इस तरह का कोई रोगी या संदिग्ध रोगी रिपोर्ट नहीं हुआ है, पूरी सावधानी रखी जा रही है।